साहब, मेरी चिट्ठी आई है क्या? डाकिया अभी आया ही था कि किसी की आवाज सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की महिला आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। उस महिला का चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही थी, जो किसी अनहोनी के दर्द को बयां कर रही थी। डाकिये ने अपना झोला नीचे उतारा, उसमें रखे पत्रों को खंगाला और बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। बिमला जी, आज भी आपके नाम का कोई लिफाफा इस बंडल में नहीं है। यह सुनते ही उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दरवाजे की चौखट का सहारा लेकर वहीं धीरे से बैठ गई। उसके इस तरह से टूट जाने के पीछे एक गहरा राज छुपा था, जो पिछले 6 महीनों से इस पूरे मोहल्ले के लिए एक अनबूझी पहेली बना हुआ था। बिमला पिछले 6 महीने से हर रोज सुबह इसी डाकिये का इंतजार करती थी और हर बार खाली हाथ लौटना उसके दिल को अंदर से झकझोर देता था। उसका इकलौता बेटा मोहन, जो शहर में एक छोटी सी नौकरी की तलाश में गया था, अचानक बिना बताए कहीं गायब हो गया था और उसका कोई संपर्क नहीं था। गांव के लोगों ने कई बार कहा, शायद मोहन शहर की चकाचौंध में अपनी मां को भूल गया है, पर एक मां का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। बिमला को पूरा भरोसा था कि उसका बेटा ऐसा नहीं है और उसकी कोई मजबूरी होगी, इसलिए वह हर रोज किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी रहती थी। तभी डाकिये ने आगे बढ़कर उसे पानी पिलाया और सांत्वना देते हुए कहा, बिमला जी, आप इस तरह रोज खुद को क्यों तकलीफ दे रही हैं? शहर बहुत बड़ा है। डाकिये की बात सुनकर बिमला ने अपनी नम आंखें उठाई और कांपते हुए होठों से कहा, बेटा मोहन ने जाते वक्त कहा था कि पहली कमाई मिलते ही खत भेजूंगा। 6 महीने बीत गए, न कोई फोन है और न ही कोई चिट्ठी। मुझे डर है कि कहीं वह किसी बड़ी मुसीबत में न फंस गया हो। बिमला की आवाज भरा गई। डाकिये के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह भी जानता था कि महानगरों में अपनों को तलाशना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल काम है। लेकिन उस छोटे से गांव में बिमला का यह दर्द हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था और लोग अब उसे सहानुभूति के बजाय अजीब नजरों से देखने लगे थे। अगले ही दिन सुबह, जब धूप अभी पेड़ों की पत्तियों पर ठीक से चमकी भी नहीं थी, कि बिमला एक बड़ा कदम उठाने के लिए अपने घर से बाहर निकल पड़ी। बिमला ने फैसला किया कि वह अब चुपचाप बैठकर किस्मत के भरोसे नहीं बैठेगी, बल्कि खुद अपने बेटे को ढूंढने के लिए शहर की तरफ कदम बढ़ाएगी। उसके पास यात्रा के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक माँ के जिगर के सामने पैसों की कमी की वह छोटी सी दीवार पल भर में ढह गई। गांव के बस स्टैंड पर पहुंचकर उसने एक पुरानी बस पकड़ी, जो उसे सीधे राज्य के सबसे बड़े महानगर के मुख्य बस अड्डे तक ले जाने वाली थी। बस की धूल भरी खिड़की से बाहर निकलते खेतों को देखते हुए बिमला के मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर मोहन कहाँ चला गया है। 4 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद जब बस महानगर के शोरगुल और भीड़ भाड़ वाले इलाके में रुकी, तो बिमला का सिर चकरा सा गया। शहर की विशाल इमारतों, तेज रफ्तार गाड़ियों और अंधी दौड़ को देखकर बिमला पहली बार सहम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। उसके पास मोहन का सिर्फ वही पुराना पता था, जो उसने जाने से पहले एक पर्ची पर लिख कर दिया था, लेकिन वह पता एक बहुत बड़ी झुग्गी बस्ती का था। भीड़ भाड़ के बीच वह किसी तरह एक राहगीर से रास्ता पूछते हुए उस बस्ती की तंग गलियों में दाखिल हुई, जहाँ की बदबू और घुटन ने उसका दम घोट दिया। वहाँ चारों तरफ कचरे के ढेर और टूटे फूटे घर थे, जिन्हें देखकर बिमला का कलेजा कांप उठा कि उसका बेटा ऐसी जगह पर कैसे रह रहा होगा। आखिरकार वह उस छोटे से किराए वाले कमरे के सामने पहुंच गई, जिसके बाहर ताला लटका हुआ था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ताला लटका देखकर बिमला का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पास ही खड़े एक चाय वाले से पूछा कि इस कमरे में रहने वाला लड़का कहाँ गया है। चाय वाले ने ऊपर से नीचे तक बिमला को देखा और उदासीन भाव से बोला, अरे अम्मा, वो लड़का तो महीनों पहले ही यहाँ से कमरा खाली करके जा चुका है। कहाँ गया है, कुछ पता है बेटा? बिमला ने लगभग रोते हुए पूछा, तो चाय वाले ने कंधे उचकाते हुए कहा कि उसे किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी बगल वाले कमरे से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई और बिमला का रोता हुआ चेहरा देखकर उसका दिल पसीज गया और वह धीरे से उसके पास आई। बुजुर्ग महिला ने बिमला का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बेटी,
तुम घबराओ मत। मोहन बहुत ही नेक लड़का था, वो अपनी मर्जी से नहीं गया है। क्या मतलब है आपका? मेरा बेटा कहाँ गया है? बिमला ने उम्मीद और डर दोनों मिलजुली आवाज में उस बुजुर्ग महिला से पूछा। बुजुर्ग महिला ने आसपास देखकर फुसफुसाते हुए कहा, मोहन एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, जहां मालिक मजदूरों से बहुत ज्यादा जबरदस्ती और ज्यादती करता था। एक दिन मोहन ने मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई तो फैक्ट्री मालिक ने झूठे इल्जाम में फंसाकर पुलिस से उसे पकड़वा दिया था। यह सुनते ही बिमला सन्न रह गई। उसके पैरों के नीचे जमीन फिर से खिसक गई, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका सीधा साधा बेटा किसी कानूनी पचड़े में फंस जाएगा। बिमला ने तुरंत पूछा कि अब मोहन किस थाने या जेल में है, तो बुजुर्ग महिला ने एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का पता उसके हाथों में थमा दिया। बिना एक पल गंवाए बिमला उस थाने की तरफ पैदल ही निकल पड़ी। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी कि उसका बेटा बेकसूर है। थाने के बाहर पहुंचकर जब उसने अंदर जाने की कोशिश की तो एक कड़क सिपाही ने गेट पर ही उसे रोक दिया और अंदर जाने से साफ मना कर दिया। बिमला ने रोते हुए हाथ जोड़े और सिपाही से कहा, बाबूजी, मैं एक बेसहारा माँ हूँ, मुझे सिर्फ अपने बेटे मोहन से 2 मिनट के लिए मिलने दो। सिपाही का दिल भी एक माँ की ममता को देखकर थोड़ा पिघला। उसने साहब के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाकर सीधे उन्हीं से अनुमति लो। बिमला कांपते हुए कदमों से उस बड़े अधिकारी के कमरे के अंदर दाखिल हुई, जहां एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर फाइलें उलट पलट रहे थे। इंस्पेक्टर ने बिना सिर उठाए ही कड़क आवाज में पूछा, बोलो बुढ़िया, यहाँ क्या काम है? कोई नई शिकायत लेकर आई हो या किसी की जमानत करानी है? बिमला ने अपनी कांपती हुई हथेलियों को जोड़कर कहा, साहब, मैं मोहन की माँ हूँ। मेरा बेटा बेकसूर है, उसे झूठे मामले में यहाँ बंद किया गया है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर ने अपनी फाइल बंद की और गंभीर नजरों से बिमला को देखते हुए बोले, तुम्हारा बेटा कोई फरिश्ता नहीं है, उस पर गंभीर आरोप है। फैक्ट्री के मालिक ने सबूत दिए हैं कि मोहन ने कीमती सामान चुराया है और कंपनी के कागजात में हेरफेर की है। बिमला ने सिर हिलाकर दृढ़ता से कहा, साहब, मेरा बेटा चोरी तो क्या, किसी की तरफ गलत नजर से भी नहीं देख सकता। आप एक बार निष्पक्ष जांच करवा लीजिए। बिमला की आंखों में जो सच्चाई और आत्मविश्वास था, उसने इंस्पेक्टर के मन में एक हल्का सा संदेह पैदा कर दिया कि कहीं मामले में कोई झोल तो नहीं है। इंस्पेक्टर ने अपने एक भरोसेमंद सिपाही को बुलाया और कहा कि मोहन के मामले की फाइल दोबारा निकाली जाए और फैक्ट्री के रिकॉर्ड की फिर से जांच हो। अगले दिन सुबह जब बिमला दोबारा थाने पहुंची तो उसे पता चला कि उसके बेटे को अस्थायी रूप से एक अलग कमरे में पूछताछ के लिए लाया गया है। जैसे ही बिमला ने उस कमरे में प्रवेश किया और सामने अपने दुबले पतले बेटे मोहन को हथकड़ी में देखा, उसका सब्र टूट गया और वह फफक पड़ी। मोहन ने अपनी माँ को देखा तो उसकी भी आंखें छलक आई। उसने दौड़कर अपनी माँ को गले लगाना चाहा, पर बीच में खड़ी पुलिस की रुकावट ने उन्हें रोक दिया। माँ, आप यहाँ? हाँ बेटा, बस इतना ही कहकर दोनों रोने लगे। फिर कुछ समय बाद मोहन ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि उसने चोरी नहीं की थी, बल्कि उसने फैक्ट्री के मालिक के अवैध कामों और बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाई थी। मालिक ने अपनी ताकत और पैसों के दम पर उल्टे मोहन पर ही चोरी का झूठा इल्जाम मर दिया, ताकि कोई दूसरा मजदूर कभी आवाज उठाने की हिम्मत न करे। बिमला ने मोहन की पूरी बात ध्यान से सुनी और उसके चेहरे पर दर्द की जगह यह एक अजीब सा संकल्प और न्याय पाने की जिद साफ दिखाई दे रही थी। बाहर आकर बिमला ने तय किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी, भले ही इसके लिए उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना क्यों न पड़े। लेकिन एक गरीब और अनपढ़ महिला के लिए शहर के वकीलों की फीस भरना और न्याय की लंबी प्रक्रिया को समझना पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम था। तभी थाने के बाहर उसे एक समझदार और ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता मिला, जिसने बिमला की हालत देखकर खुद उसकी मदद करने का बीड़ा उठाया। उस कार्यकर्ता ने बिना किसी फीस के मोहन का केस लड़ने के लिए शहर के एक जाने माने और नेक दिल वकील से बिमला की मुलाकात करवा दी। वकील साहब ने जब मोहन के कागजात और फैक्ट्री के मजदूरों के गुप्त बयान देखे तो वे समझ गए कि यह मामला पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। अगले सप्ताह अदालत में इस मामले की पहली सुनवाई हुई, जहां फैक्ट्री के वकील ने फैक्ट्री मालिक के फर्जी दस्तावेजों को
अदालत के सामने पेश किया, लेकिन बिमला के वकील ने अपनी दलीलों और कुछ छुपे हुए सीसीटीवी फुटेज के टुकड़ों से यह साबित कर दिया कि दस्तावेज पूरी तरह से जाली है। उन्होंने अदालत को बताया कि कैसे एक ईमानदार मजदूर को अपनी आवाज उठाने की सजा के तौर पर इस झूठे जाल में फंसाया गया है। न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए पुलिस को 2 दिन के भीतर असली सच सामने लाने का आदेश दिया। फैक्ट्री मालिक का चेहरा उस वक्त देखने लायक था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक अनपढ़ माँ इतनी दूर से आकर उसका पर्दाफाश कर देगी। पुलिस ने अदालत के दबाव में आकर जब फैक्ट्री के अंदरूनी कैमरों और अन्य कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ की तो सारा काला चिट्ठा बाहर आ गया। यह साफ हो गया कि मोहन पूरी तरह से बेकसूर था और फैक्ट्री मालिक ने अपने गुनाह छुपाने के लिए उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। जांच रिपोर्ट जब अदालत में पेश की गई तो जज साहब ने तुरंत मोहन को सभी आरोपों से पूरी तरह से बरी करने का ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। न्यायालय कक्ष में बैठे सभी लोग इस फैसले से हैरान थे और बिमला की आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मोहन को जब हथकड़ियों से मुक्त किया गया तो उसने अपनी मां के चरणों में सिर झुका दिया और मां ने उसे गले लगाकर माथे पर चूमा। अदालत के बाहर मीडिया और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जो एक साधारण मां की इस असाधारण जीत की दास्तान सुनना चाहती थी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बिमला ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, जब औलाद सही हो तो एक मां की ममता पूरी दुनिया की ताकत से लड़ सकती है। फैक्ट्री मालिक को अदालत के आदेश पर मजदूरों का हक मारने और झूठा केस दर्ज कराने के जुर्म में कस्टडी में ले लिया गया, जिससे सबको सबक मिला। यह घटना शहर के अखबारों की मुख्य सुर्खियां बन गई, जिससे समाज के दूसरे दबे कुचले लोगों को भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा मिली। अब बिमला और मोहन अपने छोटे से गांव लौटने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन इस बार उनके दिलों में डर की जगह गर्व और सम्मान था। गांव वापस लौटते समय बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मोहन ने महसूस किया कि उसकी मां ने उसे सिर्फ बचाया नहीं है, बल्कि उसे जीने का नया हौसला दिया है। गांव के बस स्टैंड पर जब वे दोनों उतरे तो वही डाकिया जो कभी खाली हाथ खत लौटाता था, दौड़कर उनके पास आया और उनकी खूब प्रशंसा की। पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि बिमला ने शहर जाकर अपनी सूझबूझ और हिम्मत से अपने बेटे को बेदाग वापस ले आई है। जो लोग पहले बिमला की लाचारी पर तरस खाते थे, अब वही लोग सम्मान की नजरों से उसे देखने लगे और उसके संघर्ष की मिसाल देने लगे। गांव लौटकर मोहन ने शहर की कड़वी यादों को पीछे छोड़ते हुए एक छोटा सा स्वरोजगार शुरू किया। अब डाकिया गांव से गुजरता तो बिमला और मोहन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती, क्योंकि अब उन्हें किसी खत का इंतजार नहीं करना पड़ता। अंततः माँ और बेटे का यह सफर यह सिखा गया कि हर अंधेरी रात के बाद उम्मीद का एक नया और रोशन सवेरा जरूर आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।